और खास करके देखा जाए तो हर रोज उस पावर को कलेक्ट करना है। जैसे विनीत जी ने एक बार पूछा था क्या करना है, तो सब लोगों का ज्यादातर यही रिप्लाई आता था कि मोबाइल को हर रोज चार्ज करना पड़ता है कि नहीं। तो ये सुबह के सेशन में हम लोग करते क्या है, एवरीडे चार्ज होने की कोशिश करते हैं कि आने वाले और 24 घंटे हम लोग अच्छे तरीके से हमारे काम में आगे बढ़ पाए। तो शुरू करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन ऑन जूम। आवाज सब ठीक है भाई साहब? यस, बिल्कुल क्लियर है सर। वंडरफुल वंडरफुल। यू आर हैविंग वेरी गुड मैनेजमेंट पावर, राइट? सो आप सभी लोगों की वजह से ये सब अच्छे से चल रहा है। शुरू करते हैं बात को। मैं ज्यादातर एक आध स्टोरी से मेरी शुरुआत करता हूं। तो एक और कहानी आज के लिए कि एक बार मंदिर के जो स्टेप्स थे, वो स्टेप में मार्बल लगा हुआ था और एक मंदिर में मूर्ति थी जो भी मार्बल की बनी हुई थी। तो भक्तों से जब फ्री हो गए दोनों, तो वो जो स्टोन लगा हुआ था, वो जो मार्बल लगा था, वो स्टेप्स के ऊपर में लगा था। तो वो स्टेप पे पड़ा हुआ मार्बल मूर्ति के मार्बल से बात कर रहा था। बात ये कर रहा था कि हम दोनों एक ही माइन से निकाले गए, एक ही ट्रक से हम लोगों को ये मंदिर के प्रांगण में लाया गया। हम लोग एक ही जमाने में पैदा हुए, सब कुछ एक। लेकिन माय डियर मूर्ति, मुझे ये बताओ कि लोग मुझ पे पैर रख के चलते हैं जबकि लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? तो मूर्ति ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया कि हम साथ में लाए गए, हमारा सब कुछ ठीक होने के बावजूद लोग तुझ पे पैर रख के चलते हैं और मेरी पूजा करते हैं। उसकी एकमात्र वजह यह है कि पत्थर पे जब कारीगर ने काम चालू किया तो सबसे पहले तेरे पे ही काम चालू किया था, लेकिन जैसे जैसे कारीगर की छेनी, हथौड़ी तुझसे टकराई, जब तुझे मूर्त बनाने की कोशिश की गई, तब तू चिल्ला रहा था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग रही है, मुझसे ये नहीं सहा जा रहा है। फिर भी कारीगर ने तेरे पे काम करने का चालू रखा था और आखिर में जाके तू अपनी बनाई हुई, कुदरत की बनाई हुई एक क्रैक की वजह से तू टूट गया था। इसकी वजह से तुझे छोटे छोटे स्लाइस में कट करके स्टेप्स के अंदर में फिट कर दिया, जबकि वही चोटें मुझ पे लग रही थी। तो मुझे ये दिखाई दे रहा था कि अगर ये चोट आज मैं सहते रहूंगा तो एक ना एक दिन मैं पूजनीय बन जाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग किसी भी काम को लेके मार्केट में निकलते हैं, नॉट ओनली बायोटोरियम, दुनिया में जितने भी लोगों ने चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा सक्सेस पाई हुई है, वो सबके सब ईश्वर के ही बने हुए पत्थर है। सिर्फ एक ही फर्क है, जब उसको तराशने की शुरुआत की जाती है तो बहुत सारे पत्थर ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे मत चोट दो, मत मुझे छीनी हथौड़ी लगाओ, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। इसलिए क्या बकवास है? बहुत बढ़िया, चलिए तो आप जूम से निकल जाइए ना, बकवास है तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे जो बात चल रही है वो ये हो रही है कि इन नेटवर्क इंडस्ट्री जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको बहुत सारी चोट देने के लिए और बहुत सारा आपको तराशने के लिए मार्केट में लोग बैठे हुए हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी को हार्ट टचिंग लग रहा है, किसी को बकवास लग रहा है, तो देखिए ये भी एक सोच है। एक ही बात को कुछ लोगों को घटिया लगती है, एक ही बात कुछ लोगों को अच्छी लगती है। बात वही की वही रहती है,
लेकिन जो अंदर होता है ना वो बाहर निकलता है। मतलब एक ही चीज होती है, आप क्या है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, परेश सोनी क्या है वो परेश सोनी जानता है। आप आपकी नजर से परेश सोनी को देखते हैं, उससे साला परेश सोनी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वंडरफुल। तो पिछले दिन भी हम लोग कुछ डायमंड की बात कर रहे थे। डायमंड की बात करें तो एक ही चीज ध्यान में जो आती है कि कुदरत, डायमंड के जो स्टोन्स बनते हैं तो उसमें जो बेसिक, अभी मुझे ही याद आया, एक्चुअली मैं ये मेरा टॉपिक में नहीं था, लेकिन किसी का सुंदर देख के मुझे दिल कर रहा है, राइट। तो जो स्टोन होते हैं उसमें 3 C का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक, वो पत्थर का जो कलर होता है ना वो कुदरत ने बनाया हुआ होता है, कोई चेंज कर सकता नहीं है। दूसरा, उस पत्थर की जो क्लैरिटी होती है ना वो क्लैरिटी बेसिक क्लैरिटी होती है, उसमें दुनिया में कोई भी बंदा उस स्टोन की क्लैरिटी को चेंज नहीं कर सकता है। एंड थर्ड इज द कैरेट। जो वो स्टोन का वेट है ना, जो डायमंड का स्टोन होता है, रॉ स्टोन जिसको बोलते हैं, उसके कैरेट को, उसके वजन को कोई चेंज कर सकता नहीं है, जिसको कि इंसान की बेसिक फितरत कहा जाता है। जो उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और एक बात और बताऊंगा कि स्टोन्स पे जब तक कट नहीं लगता है तब तक वो स्टोन कोई वैल्यू, कोई मायने नहीं रखता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कलर, क्लैरिटी और कैरेट्स चेंज नहीं हो सकते और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उसके ऊपर में कट लगता है तो वो कट की वजह से वो जो एक काला सा पत्थर होता है तो वो काला सा पत्थर डायमंड कहलाता है। लेकिन सेम थिंग अगर देखा जाए तो वो डायमंड वो पत्थर में छिपा ही हुआ था। एक्चुअल में जो काम है वो डायमंड को निकालने का नहीं है, डायमंड के आसपास जो कचरा लगा हुआ है वो हटाने की प्रोसेस जो होती है। वो कचरा जब हट जाता है तब जाके वो डायमंड दिखता है। जैसे मूर्ति में भी मैं एक्चुअली मेरे ही टॉपिक पे चल रहा था कि एक जो मूर्ति कलाकार जो होता है ना, हम लोग ये समझते हैं कि वो मूर्ति बनाने का कलाकार है। एक्चुअल में वो कलाकार मूर्ति बनाने का कलाकार नहीं होता है दोस्तों। पत्थर, पत्थर के अंदर छिपी हुई मूर्ति के आसपास जो कचरा लगा हुआ है, जो एक्सेस स्टोन है, उसको रिमूव करने का मतलब एक कलाकार जो होता है वो मूर्ति नहीं बनाता है। एक कलाकार जो होता है वो मूर्ति के आसपास लगा हुआ कचरा हटाता है। सो वो जो बंदा है वो कचरा हटाने में एक्सपर्ट है। मूर्ति तो अपनी जगह पे साफ सुथरी होती ही है। तो आज का ये जो मेरा सेशन है उसमें मेरा जो मेन टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो कि मुझे दिया गया है। तो हम सभी ई बायोटोरियम में जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम में एक ही चीज होती है कि कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें सक्सेस नहीं पाते हैं। उसकी एकमात्र वजह ये होती है कि मार्केट में जब वो निकलता है या अपनी सोच में वो कचरा इकट्ठा कर लेता है और वो कचरे की वजह से वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। तो ये जूम के माध्यम से उर्मिल सोनी सर या हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सागर जोशी सर या जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम्स जो कुछ भी चल रहे हैं वो सब चीज करती क्या है। आप एज अ मूर्ति, एज अ स्टैच्यू, आप अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन ये सब चीजों के माध्यम से ये जो हमारे लीडर्स लोग हैं, उर्मिल सोनी जी है या तेजस पंड्या जी है या आपके अहमदाबाद में 22 तारीख को जो जबरदस्त ट्रेनिंग होने जा रहा है एलडीपी का, जो प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या होता है, आपके आसपास लगे हुए कचरे को हटाने का जो प्रोग्राम है ना, उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना है, सीखते रहना है, ओपन माइंड होके सीखते रहना है। वजह बताऊं मैं आपको, तो वजह यह है
कि पिछले जूम में भी किसी ने मुझे पूछा था कि ऐसे ऐसे सवाल तो हमको आते ही नहीं है, फिर क्यों डिस्कस किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि परेश भाई ये जो क्वेश्चन या आंसरिंग के लिए जो बात कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस मेरे आते नहीं है, तो मैं क्या करूं, या मुझे इसको सुनना चाहिए या मुझे एजुकेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बात बताऊं, बातों को करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मेरे पहले ही क्वेश्चन में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कंपनी भाग गई तो, या फिर ऐसी तो बहुत सी कंपनियां आई और चली गई। तो किसी दोस्त ने पूछा मुझे कि ऐसा सवाल तो नहीं आता है। अगेन कचरा, कचरा इस वजह से कि उसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपनी प्रोफाइल को। जो बेसिक क्वेश्चन का जो आंसरिंग था कि कंपनी भाग गई तो, वो भाग गई वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कंपनी का प्रोफाइल अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो कंपनी नहीं भागेगी। तो वो मैंने एक्चुअल में कंपनी भाग गई थी उसका आंसरिंग नहीं किया था। व्हाट इज द कंपनी प्रोफाइल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जो आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। बाकी आपकी आप जाने। राइट, प्रोडक्ट महंगे हैं उसके लिए भी कुछ लोगों ने बताया था कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन महंगे है वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं था। डिस्कशन का पॉइंट ये था कि कैसे प्रोडक्ट सस्ते हैं। तो अपने अपने नजरिए से आपको देखना है। इन शॉर्ट, मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं ना, जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक आपके सवाल मेरे सवाल के सामने चलते रहेंगे, जो कि हम लोग सेशन खत्म होते होते लाइव डिस्कस करेंगे। एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जहां से हम लोग रुके थे। तो कई बार कई लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट क्या आप कुछ दिन यूज करने के लिए देंगे या देना चाहेंगे, या फिर मैं कुछ दिन यूज करना चाहता हूं, मैं उसको परखना चाहता हूं कि मेरे पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे सवाल कितने लोगों को आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई दे सकते हैं कि यूज करने के लिए चाहिए। अब इसका आंसरिंग किस तरीके से देना है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आराम से चलते हैं कि अगर ऐसा सवाल आता है कि क्या आप मुझे यूज करने के लिए देंगे, तो सबसे पहला शॉर्ट रिप्लाई ये है कि नो, यूज करने के लिए हम इसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? कि अगर हम आपको यूज करने के लिए, अगर हमारे सिस्टम के हिसाब से हम लोगों को यूज करने के लिए अगर प्रोडक्ट देते हैं, तो डेफिनेटली किसी का यूज किया हुआ ही प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा। अब वो बंदा अस्थमा की बीमारी वाला भी हो सकता है, वो बंदा कोई वायरल इन्फेक्शन वाला भी हो सकता है। जो बंदा 8-10 दिन, 15 दिन या 20 दिन इस पे सोया हुआ है, वही मैट्रेस अगर मैं आपको दूंगा, तो क्या आप उसके ऊपर सोना चाहेंगे? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यस, हम लोग यूज करने के लिए देते हैं। मेरे पास एक 1.5 साल पुरानी मैट्रेस है, जो आज तक मैं उसके ऊपर 70 से 80 लोगों को सुला चुका हूं, जो कि अलग अलग दर्द से पीड़ित थे। तो वो मैट्रेस मेरे पास है, मैं आपको सोने के लिए दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए, अगर आपने हाँ हम यूज करने के लिए देंगे, और अगर आपने ये रिप्लाई दिया, कितने लोग आपसे यूज करने के लिए मांगेंगे? चैट बॉक्स में बताइए। कोई नहीं मांगेगा, यूज करने के लिए मांगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूज करने के लिए वही मैट्रेस हम देंगे जो और लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। राइट, तो क्या आप ये आंसरिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन यूज करने के लिए आप देंगे कि नहीं, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, वो है कि क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? तो जब हम बिजनेस प्लान शो करते हैं, तो
हमें मेरे स्क्रिप्ट के अंदर में या कभी मैंने जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को अगर आपको लिंक के माध्यम से मिला है और आप स्टडी करेंगे, तो मैं हमेशा इस बात का आग्रह करता हूं कि जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको जब हमारा साइंस हम लोग समझाते हैं, साइंस समझाने के बाद हमें ये समझाना है कि ये जो मैग्नेटिज्म की कमी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन ये है कि आप बैक टू ओरिजिन हो जाइए। ये लोखंड के पिंजरे से, ये लोहे के पिंजरे से आप लोग बाहर निकल जाइए और मोबाइल यूज करना छोड़ दीजिए। और कहीं भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको फिर से वही घोड़े या हाथी के ऊपर आपको सफर चालू करनी है। तो ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर नेचर के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको 100% मैग्नेटिज्म फिर से मिलने की संभावना बनने की वजह से आप तंदुरुस्त बन जाते हैं। ऐसा जब हम बताते हैं और उसके बाद मैट्रेस की बात आती है और उसके बाद ये आती है कि क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है, तो हमको ये बताना है कि सर जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप खुले पैर घूमना चालू कर देते हैं, लोहे के पिंजरे से अगर आप बाहर निकल जाते हैं, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप अगर त्याग कर देते हैं, तो आपको 100% मैग्नेटिज्म मिलने की शुरुआत होने की वजह से आप तंदुरुस्त बनेंगे। क्या ऐसा करने से, क्या फिर से पुराने जीवन की ओर आगे बढ़ने से क्या आपको कोई साइड इफेक्ट आएगी? कि इफेक्ट आएगी। तो उनकी समझ में ये आएगा कि 100% मैग्नेटिज्म मिलेगा, तो उसकी मुझे इफेक्ट ही आने वाली है, साइड इफेक्ट नहीं आने वाली है। तब जाके हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और कुछ नहीं करता है, यही मैग्नेटिज्म की कमी को पूर्ति करता है, उसकी वजह से इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिस इज नंबर वन साइड इफेक्ट्स आंसर, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेट यूज किए गए हैं, वो पृथ्वी में से माइनिंग करके बाहर निकाले गए हैं। ऑलरेडी पृथ्वी के अंदर में ये मैग्नेटिक इफेक्ट है ही है। अगर आप ये मैट्रेस को यूज करते हैं तो भी ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, और अगर आप इस प्रोडक्ट को नहीं यूज करते हैं, स्टिल यू आर विद द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो वो इफेक्ट की डेफिशिएंसी को सिर्फ ये प्रोडक्ट नलीफाई करता है, उसकी पूर्ति करता है, उसकी वजह से इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि इस मैट्रेस को दिस इज नॉट वॉशेबल, तो जिंदगी में आप देखेंगे तो इस तरीके का जो मटेरियल है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ अपनी रजाइयां या कुछ ना कुछ गद्दे होते हैं, कभी वो धोते नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बात आती है कि क्या ये मैट्रेस को मैं धो सकता हूं, वॉश कर सकता हूं, या फिर हम सामने से बताते हैं कि इसको वॉश करना नहीं है, तो ज्यादातर केस में रिप्लाई ये आता है कि अगर नहीं धोना है और अगर गीला हो गया तो क्या करना है। तो अगर किसी वजह से उसके ऊपर पानी गिर जाता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ धूप में 2-3 घंटे सुखा देना है। उसको प्रेस नहीं करना है, उसको आयन करके या उसको किसी भी तरह का हीटिंग देके उस मॉइस्चर को हटाने की कोशिश हमको नहीं करनी है। तो वो क्वेश्चन ये भी करते हैं कि फिर वो खराब हो जाएगी, तो उनको ये बताना है कि इसके अंदर जो मैग्नेट लगे हुए हैं, उसको प्लेटिंग किया गया है, सिर्फ उसके प्रोटेक्शन की वजह से उस पे पानी नहीं लगना चाहिए, बाकी और कोई उसकी वजह होती नहीं है। अगर कभी भीग गया तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे काका को पूछ के मैं बताऊंगा, या मेरे मासा को पूछ के बताऊंगा, या मुझे XYZ से पूछने के बाद ये प्रोडक्ट मैं लूंगा, या फिर मेरे ध्यान में वही मेरे चाचा या मेरे मौसी जो है, उन्होंने ऐसा ही प्रोडक्ट लिया था लेकिन उनको फर्क पड़ा नहीं है। क्या ऐसे सवाल आपको आते हैं? आते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फर्क नहीं पड़ा है, उसमें 2-3 रीजंस होते हैं। पहली बात ये होती है कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर में बहुत सारी डुप्लीकेट ऐसे ही मैग्नेटिक मैट्रेस लोग बेचने की कोशिश करते हैं और वो लोग सफल नहीं होते हैं। तो वहां पे
हमको ज्यादा डेप्थ में उनको ले जाना है और ले जाके पूछना है कि सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं कि आपके अंकल को इस ऐसी प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ा है, तो चलिए हम उनसे उनको फोन पे बात करते हैं। फोन पे बात करने पे अगर वो रेडी होता है, ज्यादातर वो लोग रेडी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर रेडी होते हैं तो हम उनको ब्रांड और जो मैंने आपको सिखाया था, बीच में कभी मैंने सिखा गया था कि भाई फर्क नहीं पड़ा है या जो कुछ भी मैटर बनती है, तो ज्यादातर केस में हमारे प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है और पड़ता है। ये एक बात पक्की है। सिर्फ उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 दिन का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। तो उस केस में 2 ही चीज आपको क्लियर करवाने की रहती है। एक चीज ये है कि शायद वो डुप्लीकेट सामान को यूज कर रहा है, या नंबर 2 पे अगर हमारे ही इबायोटोरियम के प्रोडक्ट है तो वो ढंग से तीनों प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छे से उसको यूज कर रहा है तो उस बात की क्लैरिटी अगर किसी का ऑब्जेक्शन आता है तो आपको उनसे पानी है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, कितने टाइम से यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, टाइम्स वो सब क्वेश्चन आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को पार कर सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे बड़ी बात जो होती है वो यही है कि वो जो व्यक्ति होता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं। जब हम उसको कुछ ना कुछ बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका अंदर का माइंड भी काम करता है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे वैसे भी है, और वो सोच के अंदर में वो अपने आप कुछ क्वेश्चंस को रेज करता है, और वो क्वेश्चन के जब उसको आंसर नहीं मिला है तब जाके आप नहीं, तो हम सबसे बड़ी चीज जो करनी है वो ये करनी है कि उसके सभी क्वेश्चंस का हमको सॉल्यूशन लाना है, चाहे एक सीटिंग में चाहे 2 सीटिंग में। कई बार फॉलोअप में 10 दिन के बाद वो सामने वाली व्यक्ति पूछती है कि मेरे माइंड में, मेरे जहन में ये चीज चल रही है जिसकी मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो कई बार फॉलोअप में हमको ये भी पूछना है कि सर आपको प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया, तो वो बोलेंगे हाँ आया। कीमत पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लोगों ने उसको सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है तो स्ट्रेट अवे वी कैन आस्क कि आपके माइंड में प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आया है, क्या सवाल है जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को बाय करने में आप वक्त लगा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मैंने आपको मेरा आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा आपके साथ डिस्कस किया था पूरी मैटर को, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज, कौन सा सवाल आपको रोक रहा है। तो इस जगह पे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमारा सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है, वो चीज नहीं होती है। एक्चुअली उसके क्वेश्चंस उसको प्रोडक्ट लेने से रोकते हैं। उसके बाद एक सवाल आता है, पैसे नहीं है, जिसका कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पैसे नहीं है कि मैं हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो तो बात की बात है। मैं आपको बताऊं कि आप खुद भी कभी भी कुछ भी खरीदना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर में कोई भी इंसान अपनी जेब से पैसा निकालना चाहता नहीं है। तो आपको अपने आप को टटोलना है कि मेरे घर के अंदर में कुछ 5, 25, 50, 100 चीजें ऐसी पड़ी हुई है जो मैंने कभी यूज नहीं की, लाने के बाद एक कोने में वो पड़ी हुई है, या कुछ टाइम को 1-2 बार उसको यूज किया, 10 बार उसको यूज किया, फिर आज उसके पास, उसके पीछे हमने पैसे स्पेंड भी किए हैं, बट दैट प्रोडक्ट इज नॉन यूजफुल टू अस। अगर ऐसे कुछ सामान आपके घर के अंदर में आपको टटोलना है और ढूंढना है कि ये चीज मैंने क्यों लिया था जो कि मुझे यूजफुल नहीं है, राइट? तो आपके आपको आपको अंदर से अपने इमोशंस को टच करने हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये चीज को मैंने खरीदा था। तो एज ए कस्टमर जब आप किसी से बात करते हैं, एज ए प्रोस्पेक्ट किसी के साथ बात करते हैं, तो वो जो इमोशन की वजह से एक बेकार चीज आप खरीद के घर पे ले आए थे, तो वही इमोशंस आप उसके अंदर में काम की चीज के लिए क्रिएट नहीं कर पाए हैं, उसी की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है।
बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी डेप्थ में मैं बता रहा हूं। तो एक्चुअल में जब तक आप जो सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है उसके इमोशंस को जब तक आप टच नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाने की वजह से वो व्यक्ति उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है, और उसकी इंपॉर्टेंस को न समझने की वजह से वो प्रोडक्ट का कन्वर्जन आप नहीं ला सकते हैं, क्लोजिंग नहीं ला सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आगे भी मैंने एक दो बार आप लोगों को बताया है कि पीपल्स आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट्स, पीपल्स आर बाइंग द इमोशंस। जब तक आप उसके हार्ट को टच नहीं कर पाएंगे तब तक पैसे नहीं है, वो एक बहाना है। आज 2023 के साल में 7,400, 10-11,000 या 15,000 रुपया किसी के जेब में न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं वो 7,400 या 15,000 रुपया वो मैनेज कर सकता है, फिर भी वो नहीं कर रहा है। उसकी एकमात्र वजह है उसके इमोशंस को आप टच नहीं कर पाए हैं। जैसे कोरोना के, हमको उनको एग्जाम्पल नहीं देना है, लेकिन कोरोना काल जो हमारे बहुत ही करीब से गुजर गया, एक ही चीज मैंने देखी है कि जिन लोगों को 2 टन खाने के फाके थे दोस्तों, वो लोग एक आधे घंटे के अंदर में 2,50,000, 5 लाख, 10 लाख रुपया कहीं से भी इकट्ठा करके वो लोगों ने डॉक्टरों को पैसे दिए हुए हैं। वो देने की एकमात्र वजह है उस टाइम भी पैसा नहीं था, इस टाइम भी पैसा नहीं है, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि कितना बोले मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूं, ऐसी लोगों की मानसिकता थी। वो मानसिकता जब तक आप क्रिएट नहीं करवा पाते हैं तब तक वो बंदा पैसा नहीं निकालेगा। तो कहने का मतलब, उनको पैसे दे के प्रोडक्ट लेने में हमको फोकस नहीं करना है। हमको फोकस ये करना है कि हमारे प्रोडक्ट का हो सके उतना इंपॉर्टेंस क्या है, वो उसको समझाना है। फिर एक और चीज आती है जब आप क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ते हैं कि मैं मेरी वाइफ को पूछ के बताऊंगा, मैं मेरे हस्बैंड को पूछ के बताऊंगा, या मैं मेरे बेटे को पूछ के बताऊंगा। तो जब आप 1-to-1 में जाते हैं, तो आपको ऐसे ही 1-to-1 में नहीं चला जाना है दोस्तों। आपको सबसे पहले किसी के यहाँ अगर आप जाते हैं ना, तो एक इंक्वायरी, आपके आपके पास एक चीज रेडीमेड होनी चाहिए कि मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूं। उस घर के अंदर में हु इज द डिसीजन मेकर, अगर बात समझ में आती है या नहीं आती है, डिसीजन कौन लेने वाला है। जैसे ज्यादातर केस के अंदर में मैंने देखा है कि दोपहर में महिलाएं फ्री होती है अपने कामकाज से, तो अपने अपने कांटेक्ट के हिसाब से लोग घर पे जाके शाम को 4 बजे या सुबह 11 बजे या 12 बजे ये किस्से कहानी सुनाने के लिए चले जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ये है, वो है, वो है। लेकिन जो डिसीजन मेकर बंदा होता है वो आउट ऑफ हाउस होता है, घर में नहीं होता है। तो आप 15-20 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे तक उसका सर खपा के आप आते हैं, तो लास्ट में आपको एक ही आंसर मिलता है कि शाम को वो आएंगे तो उनको पूछ के बताऊंगा, या फिर शाम को वो आएगी उसको पूछ के मैं बताऊंगा। तो हमें ये बात का ख्याल रखना है कि हमारा टाइम भी वैल्यूएबल है, जिसको हम मिलने जा रहे हैं उसका टाइम भी वैल्यूएबल है। लेकिन जो डिसीजन मेकर नहीं है, जिसको निर्णय नहीं लेना है, उसके साथ आपके वक्त को आपको खराब नहीं करना है। नहीं तो चाहे आप 100 1-to-1 करके भी आएंगे तो भी क्लोजिंग नहीं आएगा, क्योंकि डिसीजन लेने वाला बंदा सामने नहीं था। अब जब हम खुद भी अपने आप को अगर देखते हैं, तो आज मुझे भी करीबन 22-23 महीना या 2 साल होने को आए। क्या आज भी हम प्रोडक्ट को नहीं सीख रहे हैं? क्या आज भी हम बिजनेस प्लान को नहीं सीख रहे हैं? क्या हम लोग 100% प्रोडक्ट के बारे में चाहे कुछ भी बोल ले, क्या सागर सर जितना नॉलेज हमारे पास है? आंसर इज नो।
जब 2 साल के बाद भी हम इस प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं या 100% नहीं समझे हैं, जो कुछ भी समझे हैं वो हम रट्टा मारे हुए हैं, मैं सही में आपको बताऊं तो अगर हमको 2 साल के बाद भी नहीं समझे हैं और किसी के घर पे जाके किसी को हमने 1-1.5 घंटे में कुछ चीजें बताई, क्या शाम को डिसीजन मेकर व्यक्ति जब घर पे आएगा वो कितना एक्सप्लेन कर पाएगा? एक्चुअल में आप खुद 100% नहीं जानते हैं, आप 10% जानते हैं। वो 10% आपने बताया, उसको 1% समझ में आया और जो डिसीजन मेकर है उसके साथ वो 0.0001% डिस्कस करेगा, क्या डिसीजन आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप लोग मीटिंग करें, जब भी 1 टू 1 करें या मैं करता हूं, आपको कौन सलाह देने वाला? मैं होता हूं। लेकिन मैं जब किसी से मिलने जाता हूं तो सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी मैं करता हूं कि डिसीजन मेकर पर्सन इज प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट। अगर नहीं है तो उस बात को मैं टाल देता हूं और मैं बताता हूं कि आप दोनों कब मिलेंगे, या आपका बेटा जो कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ है वो कब मिलेगा। वो जब तीनों लोग साथ में होते हैं, चारों लोग साथ में होते हैं, 6 लोग साथ में होते हैं, तब भी जाके मैं 1 टू 1 करता हूं। आप चाहे तो आपकी टेक्निक लगा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जब बिजनेस की हम लोग बात करते हैं तो भाई लेफ्ट में ए बी और उससे बिजनेस की शुरुआत होनी है। ईच वन टीच टू। आज उर्मिल सर ने बताया कि ईच वन टीच 20। अरे 20 क्या, 200 पे जाइए, 2000 पे जाइए, आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि मुझे 2 मिलेंगे कि नहीं। सर 2 मिलेंगे कि नहीं, पूरा बिजनेस प्लान समझ लेते हैं, प्रोडक्ट समझ लेते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज चलती है कि परेश सोनी तो यहाँ आए हैं, कुछ 2-4-10 लोग जो बताते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि मैंने अभी तक करीबन 14 लोगों की मेरी टीम है। 14 लोगों की ही मेरी टीम है। बाकी टीम जो है वो 14 लोगों की टीम है। राइट? तो उस केस के अंदर में जब हम बोलते हैं कि मेरी 5,000 की टीम है, मेरी 25,000 की टीम है, मेरी 5 लाख की टीम है। अरे 25,000 की टीम उसकी जगह रही, अभी उसकी फटी पड़ी है, 2 की टीम मेरी कैसे बनेगी? तो हो सके उतना अपने टीम का बहुत बड़ा साइज मेरे जैसे एक सीधे साधे प्रोस्पेक्ट को नहीं बताना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरी कुछ 7-8-10 लोग, एक्चुअल में हम लोगों की टीम 6-7-8-10 लोगों की ही होती है और बाकी की टीम उन लोगों की होती है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो उनको बताना है कि मैंने कुछ 2-4-5 लोगों की ये टीम बनाई और जिनके डुप्लीकेशन की वजह से आज इतनी मैट्रेस के साथ मैंने काम किया हुआ है। टीम के साथ नहीं बोल सकते बिकॉज ऑल टीम नहीं है। हम जैसे मैं कहता हूं कि मेरी 4,000 लोगों की टीम है या 6,000 लोगों की टीम है, एक्चुअल में वो 60 से 70 लोगों की ही टीम होती है, बाकी की तो सिर्फ मैट्रेस होती है। राइट? तो उस केस के अंदर में हमको उसको बहुत बड़ा स्केल पे नहीं ले जाना है, उसको सिर्फ ये समझाने की हमको कोशिश करनी है कि 2 तुझे कैसे मिलेंगे। अलग अलग तरीके से अगर बोलते हैं तो कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि 2 लोग क्यों नहीं मिलेंगे। रास्ते में अगर कहीं भी किसी को भी एक्सीडेंट होता है, किसी भी वीरान जगह पे अगर किसी का अकस्मात हो जाता है या कुछ घटना बनती है, 5, 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर में वहां पे भीड़ जमा हो जाती है कि नहीं हो जाती है, जिसको कि वो लोग नहीं जानते हैं। कहने का मतलब हमको उनको ये भरोसा देना है कि चाहे हम दुनिया में कितने भी खराब क्यों ना हो, उठा के 4 लोग ले जाने वाले हमको मिलने वाले हैं। उसी तरीके से मेरे दोस्त तो ये बिजनेस में आ जा, बाकी की टेंशन छोड़ दे। 2 लोग दुनिया में अगर तुझे नहीं मिलेंगे, ऐसी अगर तुझे अंदर से लग रहा है, हाँ, तो ये स्विच बोर्ड की जो पिन होती है ना, उसमें दोनों उंगली डाल दे और अपने आप को करंट दे के खत्म कर दे। बात समझ में आ रही है तो बोलना हाँ, अगर नहीं आ रही तो छोड़ देना। कहने का मतलब अगर 2 लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा अगर तुझे भरोसा है, मेरे दोस्त, इस दुनिया में जीने का तुझे कुछ अधिकार ही नहीं है। कि 2 लोग को भी अगर तू नहीं पहुंच सकता है तो इस दुनिया में तू क्या घास काट रहा है? हाँ, पॉइजन ले ले और विदा हो जाए इस दुनिया से। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप भरोसा दे सकते हैं कि मेरे दोस्त 2 अच्छे लोग ढूंढना
बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी तरीके से मैं आपको मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं। आपको कौन सी लैंग्वेज जमती है मैं जानता नहीं हूं, मैं सही में बताऊं, लेकिन फिर भी दो लोग मिल सकते हैं, इस बात का भरोसा आप उसको इस तरीके से कुछ दीजिए कि दो लोग की तो बात बहुत दूर की है, आप 200 लोगों तक भी पहुंच सकते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक और सवाल आता है कि कंपनी किस तरीके से इतने सारे पैसे देते हैं। तो हमको उस व्यक्ति को मार्केट ट्रेंड समझाना है कि कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस जो होती है ऑन एंड एवरेज 40% होती है। जब हम उसको खरीदते हैं तो 100 में उसको खरीदते हैं। कहने का मतलब 100 रुपये की एक चीज होती है, एक्स फैक्ट्री उसकी कीमत 35 रुपये से 40 रुपये ही होती है, जिसका कि हम 100 रुपया पे करते हैं। तो वो 100 रुपया जो हम पे करते हैं तो 60 रुपया बीच का कहाँ निकल जाता है। तो वही होलसेलर, रिटेलर, मार्केटिंग ट्रेंड जो चल रहा है, C&F एजेंट जो है और एडवर्टाइजमेंट का जो फैक्टर है, तो एक 40 रुपये की चीज को हम 100 रुपये में इसलिए खरीदते हैं कि ये इट्स अ सिस्टम, जिसको कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी इतने सारे जो पैसे मैंने आपको बताए वो इसलिए दे रही है कि वो बीच का जो 60% पैसा है, वो पैसा हम ही को कंपनी शेयर करती है, क्योंकि हम ही रिटेलर है, हम ही होलसेलर है, हम ही C&F एजेंट है, और वी आर द पीपल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब कंपनी का ये 60% जो पैसा है, वही पैसा हम लोगों के पास आने की वजह से मार्केट में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके 10-12% या 20% पे हर एक स्टेज पे वो लोग कमाते हैं। वो सबके सब स्टेज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में निकल जाने की वजह से वो 60% अमाउंट के आप अकेले हकदार बन जाते हैं, और उसकी वजह से आप करोड़पति बन सकते हैं। आप उर्मिल सर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 2 साल के अंदर में 3.5 करोड़ रुपए उनके पास आए। वो ये 60% पैसे जो दुकानदार ले जाने वाले थे, होलसेलर ले जाने वाले थे, अमिताभ बच्चन जो ले जाने वाले थे, वही पैसे उर्मिल सर को मिले हैं। उसकी वजह से वो 3.5 करोड़ पे पहुंचे हुए हैं। तो कैसे पैसे मिलते हैं, वैसे भी किसी को पैसे जाते हैं। मेरे भाई, वही पैसे तुझे मिल रहा है तो तुझे प्रॉब्लम हो रहा है। एक 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपया 75 पैसा में निकलता है पार्ला बॉम्बे से, उसका आप 10 रुपया दे रहे हैं और 7 रुपया और किसी की जेब में जा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वही 7 रुपया आपको दिया जाता है, तो आपके दिमाग के अंदर में घंटी क्यों बजती है कि यह 7 रुपया कैसे मिलता है। तो आप मार्केट ट्रेंड समझा के उस व्यक्ति को डिटेल में जाके एक्चुअल में देखा जाए तो हमें सवाल के जवाब की होशियारी करके उसको जीतना नहीं है, हमें सवाल के जवाब में खुद हार जाना है और उसके सवाल को जिताना है। तो वही जो सवाल में वो जो बंदा वो जीत जाता है, तो हम अपने आप में जीत जाते हैं। इसको थोड़ा सा आप लिख के एनालिसिस करना, आपको काफी बातें इसमें से समझ आएगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, जब हम प्रोडक्ट का पूरा सेट दिखाते हैं, तो जनरली हम लोग बेड के बारे में बताते हैं, वाटर एनर्जेटिक पैड के बारे में बताते हैं, या मैट्रेस के बारे में बताते हैं, तो वो अपने खर्च को मिनिमाइज करना चाहता है। कैसे मिनिमाइज करना चाहता है कि जैसे परेश भाई ने बताया कि घुटनों के दर्द के लिए अगर है तो आप घुटने पे ये बेल्ट को बांध सकते हैं, अगर आपको माइग्रेन है तो आपको सर पे बांधना है, आपको थायराइड है तो गले पे बांधना है, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो इस बेल्ट को आपको पीछे इस तरीके से बांधना है। ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं। तब उसको अपने अंदर में जो चल रहा है कि मुझे माइग्रेन रहता है, तो ये बेल्ट सिर्फ अगर मैं बांधूंगा तो चलेगा। दूसरा ये होगा कि 7,400 का प्रोडक्ट अगर मैं लूंगा, उसके बदले बेल्ट में मेरा सस्ते में काम हो जाएगा। तो जब जैसे ही ये सवाल आता है कि मैं क्या सिर्फ पानी का पैड ले सकता हूं, या सिर्फ मैं बेल्ट ले सकता हूं, या सिर्फ मैं मैट्रेस ले सकता हूं, उसमें से कोई भी सवाल उस व्यक्ति के माइंड में चलते रहता है। उस सवाल को आपको पहचानना है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। तो वो यही कहना चाहता है कि मैं मेरे बजट को रिड्यूस करना चाहता हूं। तो उस केस में ज्यादातर मैं आंसरिंग ये कहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर सागर जोशी सर की मैंने आपको बात बताई, तो जिस तरीके से एक डॉक्टर
आपको तरह तरह की गोलियां लिखते थे। तो जैसे कि पीली, लाल और व्हाइट गोली जो है वो आपको साथ में खानी है। उसी तरीके से हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर की 3 गोलियां हैं। एक गोली जो है वो सोने की है, दूसरी गोली जो है वो बांधने की है और तीसरी जो गोली है वो पीने की है। अगर आप तीनों गोली साथ में लेते हैं, देन एंड देन यू विल गेट 100% ऑफ रिजल्ट। अगर आप जो डॉक्टर सागर सर ने जो ये प्रोडक्ट बनाई है, अगर आप किसी डॉक्टर ने पीली, भूरी और सफेद गोली अगर आपको दी हुई है और आप आपकी मर्जी से अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं आज व्हाइट नहीं खाऊंगा और मैं ब्लू आज नहीं खाऊंगा, कैसे काम चलेगा? तीनों गोली अगर आपके साथ में जाएगी तो ही आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगी। सो फार सिंगल प्रोडक्ट से भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोडक्ट चलाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के लिए तीनों मतलब पूरा सेट ही दिखाना जरूरी है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो 4000 का प्रोडक्ट जो है, इट्स अ स्टार्टअप पैक, इट इज नॉट ट्रीटमेंट पैक। नेटवर्क इंडस्ट्री में कई सालों से नेटवर्कर्स कमाए ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कमाते नहीं है, उनकी जेब में पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है फिर भी बिजनेस करना है अपने अनुभव के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हमारा 4000 रुपीज का पैक है, जिसको कि स्टार्टअप पैक कर सकते हैं। ज्यादातर हो सके तो इसको हमको ज्यादा मार्केट में फोकस नहीं करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब ये प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति लेता है तो अपने दुख दर्द को, अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए या अपनी किसी पीड़ा के लिए लेता है, तो उसके अंदर 4000 वाला पैकेज बताने में उसको रिजल्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना है, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 4000 बताते हैं तो वो 4000 में ही जाएगा। क्यों मैं 7400 निकालू अगर 4000 से भी मुझे फायदा मिल रहा है? तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमको फुल पैकेज पे ही फोकस करना है। और अलग तरीके से देखा जाए तो एज अ बिजनेसमैन हमको 25 पीवी पे नहीं काम करना है, एटलीस्ट 50 या 100 पीवी पे काम करना चाहिए, ताकि इनकम के लिए भी हम लोगों का भला करने के लिए निकले हैं, हमारी भावनाएं सही है, लेकिन फिर भी इनकम अपने आप में एक सोच लेके तो हम लोग मार्केट में जाते ही है। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज मैंने मार्केट में कई बार देखी है कि क्या क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर सकता हूँ? क्या आता है ऐसा सवाल? तो हम लोग उठा के ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, हमारी कंपनी में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। किसी के साथ हुआ है? हुआ है, राइट? तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा, आपको हाँ बोलना है दोस्तों। क्यों ऐसा बताऊं मैं आपको। हम सभी इबायोटोरियम वाले जो लोग हैं, जो लोग बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मैच्योरिटी है, कुछ ना कुछ पैसे जेब में आते हैं, राइट? तो हमको कुछ नहीं करना है, उनको बोलना है कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। एक्चुअल में काम इस तरीके से हम लोग करते हैं कि मुझे भी वैसे मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदना है। हो सकता है कि नहीं, आप हर महीने कुछ ना कुछ तो आपके घर के अंदर में 5-7 हजार, 10,000 रुपए का सामान आता ही होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो वो जो शॉपकीपर्स होते हैं और जो भी मार्केट में जो लोग सेल्स करते हैं और हम लोग जहां पे खरीदते हैं, दे ऑल आर एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको ये बोलना है कि यस, तुरंत ही बोलना है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा, ज्यादा क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है। आपने हाँ बोल दिया, आप उनको बोलिए कैसे क्रेडिट कार्ड का आप कब क्रेडिट कार्ड से कब पेमेंट करना चाहते हैं। तो जब वो बोलता है कि यस, मैं क्रेडिट कार्ड से मुझे पेमेंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो कुछ भी परचेजिंग है, पर्सनल परचेजिंग है, वो उसके क्रेडिट कार्ड से आपको करना है। हाँ, एक सामान लेने के लिए अगर आप डी मार्ट जाते हैं, 7-8 हजार रुपए का आपका बिल बनता है कि नहीं बनता है? तो उनको कहना है आपके क्रेडिट कार्ड से मुझे कुछ खरीदी करनी है, वो मैं कर लेता हूं, और वो जो पैसा है जो आप डी मार्ट वाले को देने थे, वो पैसा आप ही बायोटोरियम को देके उसको प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। लेकिन आज जो नौकरी पेशा लोग हैं,
जो लोग क्रेडिट कार्ड पे या फाइनेंस के कार्ड पे जो लोग काम करते हैं, उनको अगर आप कार्ड फैसिलिटी दे सकते हैं तो आपके कन्वर्सन आने के चांसेस काफी होते हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि क्रेडिट पे तो साला ताजमहल भी खरीद सकते हैं, अभी थोड़ी पैसे देने हैं। तो क्रेडिट कार्ड वाला मामला भले ही कंपनी नहीं ले रही है, आप आपके लेवल से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या मेरी ये बात आपको ध्यान में आ रही है? क्या आपको काम लगेगी? तो चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ये प्रोडक्ट को मैं क्यों बाई करूं। तो जनरल केस के अंदर में मैं अब एक्चुअल में तो मैं मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही चीज का प्रचार करता हूं कि हमारा बिजनेस जो है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो रोगों वाले लोगों के लिए है ही नहीं। हमको मार्केट में जाके एक डॉक्टर की तरह तेरा अस्थमा मिट जाएगा, तेरा घुटनों का दर्द चला जाएगा, तेरा डायबिटीज चले जाएगा, तो वो नहीं करना है, एक्चुअल में नहीं करना है। हमें ये करना है कि भाई मेरे, अगर तू बीमार है तो तेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जाके डॉक्टर की गोलियां खा, और दूसरा ऑप्शन ये है मेरी मैट्रेस ले ले। लेकिन अगर तू तंदुरुस्त है तो आगे जाके तुम तंदुरुस्त रहोगे, उसके लिए भाई साहब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, जो कि मेरा मैट्रेस है। तो यहां पे कुल मिला के बात कुछ इस तरीके से है कि मुझे तकलीफ नहीं है तो मुझे ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए। अरे भाई, तुझे तकलीफ नहीं है इसीलिए तुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये बात आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। तो एक तंदुरुस्त व्यक्ति के साथ आप अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और मैं आपको सही में बताऊं, किसी डायबिटिक हाइपर डायबिटिक पेशेंट के साथ, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमारे बिजनेस में या किसी भी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन ज्यादातर केस के अंदर में एज अ पेशेंट अगर कोई ये प्रोडक्ट को बाई करता है ना, तो वो बिजनेस नहीं करता है। तो क्या कैटेगरी के लोग होते हैं? तो एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं बिजनेस बिल्डर। तो व्हाट वी आर सर्चिंग, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? वी आर सर्चिंग द बिजनेस बिल्डर पीपल्स। और बिजनेस बिल्डर पीपल्स जो आपको मिलेंगे ना, वो ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। ध्यान में आ रही है ना मेरी बात? तो करना क्या है आपको कि हाँ, पेशेंट हमको देनी है, डायबिटीज है देना है, आर्थराइटिस, माइग्रेन, थायराइड, जो कुछ भी है, प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करना है। लेकिन ओवरऑल हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारे अंदर हमको एक बिजनेस बिल्डर को ढूंढना है। और वो बिजनेस बिल्डर जो है, वो ज्यादातर केस में आपको तंदुरुस्त व्यक्ति से ही मिलेगा, है ना? क्योंकि बीमार लोग तो अच्छी अच्छी बातें सुन के आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट बिल्डिंग द बिजनेस। बहुत कम लोग होते हैं। अब हमारे जूम पे भी मैं देखता हूं कि काफी नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो लोग आए अपनी सेहत के लिए और अभी एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। राइट? तो ज्यादातर आपको आपके स्पीच के अंदर में या आपके प्रेजेंटेशन के अंदर में आपको उस व्यक्ति को ज्यादातर केस में यही समझाना है कि नादुरुस्त व्यक्ति के लिए दो चीज है, या तो वो दवाई खाएगा या मेरी मैट्रेस पे सोएगा। लेकिन अगर वो तंदुरुस्त है तो तंदुरुस्त रहने का एकमात्र विकल्प है जो मेरे पास है। फिर उसके बाद जो नेटवर्क हम लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये फलाना जो महेश जो है बहुत साल से ऐसे सब काम कर रहा है, या सुरेश जो है वो पहले भी मुझे कुछ अलग कंपनियों के प्लान दिखा के गया था, तो वो लोग काफी अनुभवी है, अगर मेरे साथ परेश सोनी आ जाएगा तो लाइन लगा देगा। तो ऐसे लोग मिलते हैं आपको मार्केट में जो आपसे भी सीनियर है, भले पाते कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो आपसे वो बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस पे करवाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पता है? आ, कैसे मैं आपको समझाऊं? हाँ, एक गाना मुझे याद आ रहा है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, है ना? मनोज कुमार जी का ये गीत मेरे ध्यान में कुछ आया, मैं आपके तो ये जो लोग मार्केट में घूमे फिरे लोग जो आते हैं ना, वो आपके साथ बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन शर्तों पे काम करना चाहते हैं। वो शर्त में एक ही शर्त होती है, क्या मुझे पावर लेग मिलेगा? राइट? तो स्ट्रेट अवे आपको बताना है
हमारी कंपनी कोई पावर, एक्चुअल में जो लोग पावर लोग मांगते हैं ना, वो पावर लोग वाले के लिए आपको कोई एक्सपेक्टेशन, मेरा 22 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जो लोग पावर लेग मांग के आपके साथ बिजनेस में आना चाहते हैं ना, उनको कई बार पावर लेग ऑलरेडी कई कंपनियों में मिल चुका है, फिर भी वो फटीचर है। अगर आप उसको पावर लेग देंगे भी, अगर आप उसको बोलते हैं कि नहीं पावर लेग तो नहीं है, तू आ जा, तेरी एक लाइन में चला लूंगा। ऐसे फॉल्स कमिटमेंट भी मैंने काफी देखे हुए, काफी देखे हुए, मतलब नॉट ओनली इन ई-बायोटोरियम, यू नो, कई जगह पे अपलाइन अपने क्लोजिंग्स लाने के लिए लोगों को प्रलोभन देते हैं कि तू आजा, एक लाइन में चला लूंगा तेरी। तो वो चीज हमको बिल्कुल ही नहीं कहनी है। हमारे ई-बायोटोरियम में मेरा माइंड कहीं और जा रहा है, लेकिन नहीं बोलना है। तो मेरा माइंड कहीं ये जा रहा है कि अगर पावर लेग की बात आती है, तो आपको स्ट्रेट अवे बोलना है हमारी कंपनी की ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पावर लेग मिलेगा। और भाई तू अगर आएगा तो दोनों लाइन तुझे ही चलानी पड़ेगी। अगर ये है तो ही तू ई-बायोटोरियम में आए। क्यों, मैं आपको बताऊं। आप बोलेंगे तो भी उसकी लाइन आप नहीं चलाने वाले, और पावर लेग सागर जोशी साहब देने वाले नहीं। तो ऐसे जो लोग अगर आपको मार्केट में मिलते हैं, आपको उसको नमस्कार करके निकल जाना है कि हमारे यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है। और अ, एक चीज आती है कि हाँ मैं तो आता हूं, लेकिन मेरे नीचे वाले अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सीधी सी सिंगल लाइन उसका आंसरिंग आपको देना है कि आप आते हैं काम करने के लिए आते हैं, बोलेगा हाँ। आपका सवाल यह है कि आपके साथ जो लोग आएंगे वो नहीं करेंगे तो क्या। अरे भाई वो आए हैं इसलिए कि उनको नहीं कमाना है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं कुछ अर्न करने के लिए, तो वो नहीं कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपको आपका करते रहना है, क्योंकि लोगों को है ना, ये चीज कहां पे रुकती है मैं आपको बताऊं कि मैं दो लोगों को लेके आया, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे तो करना पड़ेगा, और मैं करूंगा तो उनको पैसा मिलेगा। अब मुझे मिले ना मिले, अब दुनिया में सबसे, मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद क्यों, उस पे निर्मा साहब इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आ, ओके, तो यहां पे आप कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं कि भाई साहब जो काम करेगा ना, हमारा बिजनेस प्लान इस तरीके से है, जो काम करेगा उसी को पैसा मिलेगा। तू दो को लाया और वो काम नहीं करेंगे और तू उसी के नीचे तेरे दो काम को बढ़ाते रहेगा, उनको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। उसको बिजनेस प्लान डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं, दो लाइन चलने से ही पैसे आते हैं। तो सिंगल लाइन अगर आप चला लेते हैं, एक्चुअल में फायदा ये है कि कभी जाके आपने ऊपर बैठे काम किया हुआ है और उसकी पावर लाइन आपने बना दी, विकर है तो आपको काम करना ही करना है। तो अगर आप उसको कुछ टाइम के बाद बता सकते हैं कि तेरे नीचे दोस्त 200 लोग पड़े हुए हैं, तेरे नीचे दोस्त 2000 लोग पड़े हुए हैं, तेरे नीचे मेरे दोस्त 15,000 लोग पड़े हुए हैं, जिसका वॉल्यूम लाखों रुपए में है, 25 लाख 50 लाख का वॉल्यूम तेरा पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी तुझे इसलिए नहीं दे रही है कि तूने सेकंड साइड काम नहीं किया हुआ है। क्या 25 लाख रुपया एक साइड पे जमा है, कितनी संभावनाएं बनती है कि वो एक्टिव होगा। तो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी बात यह है कि गलती से भी अगर कोई बंदा ई-बायोटोरियम को ज्वाइन करता है, आज नहीं तो 1 साल 2 साल 5 साल, मैं तो बोलता हूं 10वें साल पे भी उसको एक्टिव होना पड़ेगा। कि दुनिया में ऐसा कौन बंदा हो सकता है कि जो कांच की एक पेटी के अंदर में, हाँ, 10 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो कांच की पेटी को तोड़ के वो पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमको पावरफुल लोगों की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैसा भी हो चलेगा, कैसा भी हो चलेगा, अगर आपके अंदर में ताकत है, क्यों, अच्छे अच्छे लोग पैसे देख के बहुत कुछ करते हैं। तो यही बात आपको जहन में रखनी है, और यहीं पे मैं समाप्ति करना चाहूंगा। और फिर कभी मौका मिलेगा, मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर आपको है तो मैं बैठा हूं मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
सर एक आपने डिसीजन वाली जो बात बताई थी, तो जैसे हम किसी के घर पे बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए लेडीज है या जेंट्स है, तो कैसे हम अंदाजा लगाएं कि ये डिसीजन मेकर है या नहीं है? क्योंकि हमें तो यही लगता है उस समय कि हो सकता है ये निर्णय ले सकती हो या ले सकता हो, तो वेरी कैसे, कुछ इसका वेरी टिप्स है? हाँ, एक्चुअल में अगर मैं ही मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए जाता हूं तो मेरे पहचान वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए मैं जा रहा हूं तो उससे मुझे सेम पूछना है कि जैसे हमारा अमित है, तो अमित को मैं पूछता हूं, अमित बोलता है कि सब सब शाम को 4 बजे एक्स पर्सन के यहां जाना है, तो मैं सबसे पहले उनसे, अमित से ये पूछूंगा कि अमित भाई वो कौन है, लेडी है या मैन है? अगर वो बोलते हैं कि नहीं एक सुनीता मैडम है, तो पूछता हूं मैं कि उनके हस्बैंड क्या करते हैं, क्योंकि उतनी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट के पास होनी ही चाहिए। तो सुनीता मैडम के हस्बैंड जो है वो दहेज में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अगर सुनीता मैडम के हस्बैंड कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो कितने बजे आते हैं? तो बोलेगा वो 8 साढ़े 8 बजे आते हैं और थके हुए हैं, उसी की वजह से सुनीता मैडम को 4 बजे मिलना है। ऐसा अमित अगर मुझे बताता है तो मैं अमित को बोलूंगा मैं 4 बजे आने वाला नहीं हूं। उनके हस्बैंड से आप कन्वर्सेशन करिए या सुनीता मैडम से आप कन्वर्सेशन करिए, बैठेंगे तो दोनों साथ में ही बैठेंगे। ओके सर। दिस इज कंपल्सरी। और सर एक क्योंकि जब हम साथी ने, किसी से, जी 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 जी, हाँ सर, करिए, कंटिन्यू करिए सर, क्या बता रहे थे आप? हाँ, मतलब हम अगर के साथ किसी के घर पे 1 to 1 पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो जो ले जा रहा है उसको है ही है। राइट राइट सर। लेकिन ज्यादातर हम लोग नॉन डिसीजन मेकर को इसलिए मिलते हैं कि डिसीजन मेकर के पास टाइम नहीं है, ऐसा समय। उनके एक्सक्यूज होता है। जी राइट। जी अब जी जब जी। ये चीज है तो फिर जाके उससे घास काटने से क्या फायदा? राइट राइट। भले ही 4 दिन के बाद हो, क्या फर्क पड़ता है? जी सर, जी सर। राइट। एक सर, हम में से किसी साथी ने लिखा था, अगर मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो कंपनी इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती? हाँ, क्योंकि वही पैसा आपको देना चाहती है कंपनी। हम अगर ये भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे सागर सर बहुत सालों से इसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और वो अपने ट्रेडिशनल मार्केट में उसको बेच ही रहे थे, जिसमें से जो मैंने आपको मिडल मैन बताए, जो कुछ भी व्यापारी लोग थे या जो कुछ भी थे, वो लोग अर्न कर रहे थे। लेकिन पिछले 3 साल पहले उन्होंने ये सोचा कि ये मार्केट में जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्यों ना परेश सोनी को या विनीत जी को दिया जाए। राइट सर। राइट। अगर यस सर। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कंपनी के पास आपको देने के पैसे नहीं बचेंगे। यस यस। राइट। तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो एडवर्टाइजमेंट करे और आपको पैसे ना दे, या आप एडवर्टाइजमेंट करे और आपको पैसे दे। आपको कौन से पैसे में इंटरेस्ट है? राइट सर। या एक सर, कल एक क्वेश्चन था कि कुछ डॉक्टर बहुत, जैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, 20 साल का, 15 साल का, तो वो कहते हैं क्या इतने एक्सपीरियंस के बाद भी उनको ये नहीं पता कि मैग्नेट थेरेपी इस तरह काम करती होगी? वो खुद भी यूज नहीं करते हैं और यूज करने की सलाह भी नहीं देते हैं, इसका क्या कारण है? सही है, एक ही कारण है कि उनको इस दिशा में पढ़ाया ही नहीं गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेडिकल इंडस्ट्री, जैसे मेरा सवाल, कभी मुझे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का मिलेगा तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है, जहां से मैं शुरुआत करता हूं, मेरा एक ही सवाल होता है, सर डे बाय डे दुनिया में मेडिसिन बढ़ रही है या कम हो रही है? बोलेगा बढ़ रही है। दूसरा सवाल, क्या डे बाय डे दुनिया में डिसीजेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? आंसर इज दैट बढ़ रहे हैं। तो सर आपके आंखों को आप बंद करिए और आपके दिमाग को जोर दीजिए और आपके दिमाग से पूछिए कि अगर दवाइयां बढ़ रही है तो डिसीजेस कम होने चाहिए कि बढ़ने चाहिए? तो वो बंदा तुरंत ही बोलता है, मैं एक्चुअली मैं ये स्क्रिप्ट में पहले ही ले लेता हूँ। राइट। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर दवाई बढ़ रही है तो डिसीजेस कम होने चाहिए, और डिसीजेस कम हो जाए तो दवाई भी दवाइयाँ। कम हो जाएगी। दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है आपके डिसीज को और दवाई को कोई लेना देना ही है ही नहीं। आप स्टेशन पे गए, आपको जाना था दिल्ली और आप बैठे हैं चेन्नई की ट्रेन में। तो ये सवाल बाद में यही पे सॉल्यूशन देता है कि इन लोगों को दवाइयों से रोग ठीक करने का सिखाया ही नहीं गया है, और यहाँ पे मैं आपको रोग ठीक करने का सिखा रहा हूं। उसी के बीच में ये फ्रिक्शन डेवलप होने की वजह से ये क्वेश्चन आपका रेज
हुआ है एक्चुअल में देखा जाए तो डॉक्टर अगर ये मैट्रेस को प्रमोट करेंगे तो आप लाइफ में एक बार खरीदेंगे, जिसमें से अगर उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे तो एक बार मिलेंगे, आप हर रोज गोली खाएंगे तो उनको हर रोज पैसे मिलेंगे। बहुत सारे ढेर साले सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को लेके 1 घंटे तक भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। राइट सर, कितने सारे इसके आंसर हो सकते हैं, उसमें से कौन सा पॉइंट हमको पकड़ाना है। राइट। राइट। यस, थैंक यू सर। और कोई साथी अगर कोई इनके अलावा कोई क्वेश्चन है तो यस आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नीलेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो परेश सर ने तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए है, कोई मेरा भी क्वेश्चन कोई बाकी नहीं है, मगर उसने जो बताया ना, सही में मैं भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता हूँ, मगर जो परेश सर ने जितना डीप में बताया ना, अनबिलीवेबल था, ट्रमेंडस था, वो हमारे बिजनेस को भी आगे ले जा सकते हैं और हमको बहुत फायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच परेश सर। एक सेकंड, थैंक यू, थैंक यू। ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, इट इज नॉट योर स्क्रिप्ट। यस, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोगों ने जो लर्न किया, जो कुछ भी मुझे, वो सामने वाले के को बताने के लिए नहीं है, हमको समझने के लिए है। यस, हाँ, तो ये छोटा सा फर्क आपको ध्यान में रखना है। यस। राइट। और ये जो सेशन है ये यूट्यूब पे रहेगा। फिर भी आपका कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां आप कमेंट्स में लिखेंगे तो फिर सर को व्हाट्सअप करके नेक्स्ट मीटिंग के अंदर उनका आंसर भी हम लेंगे। और एक